हेलो स्टूडेंट, आज हम आदिकालीन रासो साहित्य के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने आदिकाल में आने वाले सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य तथा जैन साहित्य के बारे में जाना। अब आता है आदिकाल में रासो साहित्य। तो आदिकाल में रचित रासों में रासो काव्य ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान है। जैन कवियों ने भी रासो काव्य की रचना की, लेकिन वे वीर प्रधान रासो काव्य से भिन्न थे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जैन कवियों ने जो रासो काव्य ग्रंथ लिखे वो धार्मिक आधार को लेकर लिखे गए थे। उन्होंने अपने स्वामी गुरु के जीवन चरित्रों को आदर्श के रूप में रासक में लिखा, और जबकि आदिकाल में जो रासो साहित्य लिखे गए वो अधिकतर वीर रस प्रधान रासो काव्य थे। वीर रस प्रधान रासो ग्रंथ की रचना चारण कवियों ने की है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने इसकी उत्पत्ति मतलब रासो शब्द कहाँ से हुआ है, इसे रासुई शब्द से उत्पन्न माना है, किंतु उनका यह मत वीर गाथा काव्य में रासुई यज्ञों का उल्लेख है। अतः रासो शब्द रासुई से निश्चित हुआ है। अब तर्क संगत नहीं माना जाता, क्योंकि सभी चारण काव्यों में रासुई यज्ञों का उल्लेख नहीं मिलता है। साथ ही हमें ऐसी भी रचनाएं देखने को मिलती हैं जो रासो नाम से अभिहित तो हैं, परंतु उनकी जो विषय वस्तु है, मतलब उनका जो कथा वस्तु या विषय वस्तु वो ली गई है वो वीरता प्रधान न होके प्रेम परक है। कुछ विद्वानों ने रासो शब्द को राजस्थानी भाषा शब्द के रासक से जोड़ने का प्रयास किया है, जिसका अर्थ है लड़ाई, झगड़ा या युद्ध, परंतु यह भी मत कल्पना पर आधारित है, क्योंकि कई रासो ग्रंथों को हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें युद्धों का नितांत अभाव दिखाई देता है। मतलब कुछ रासो ग्रंथों में युद्ध के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं है। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसिक शब्द से मानी है, जिसका अर्थ प्राचीन राजस्थानी भाषा के अनुसार कथा काव्य होता है। इसी शब्द के रूप में क्रमशः रासक और रासो मिलते हैं। ब्रज भाषा में रासो शब्द झगड़े के लिए प्रचलित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रसायन से जोड़ दिया है। विशल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत हमें सर्वाधिक उपयुक्त लगता है। उन्होंने संस्कृत के शब्द रासक शब्द से इसे उत्पन्न माना है। उनके अनुसार रासक एक छंद भी है और काव्य भेद भी है। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि रासक एक प्रकार से छंद है और काव्य का भेद भी है। आदिकाल में रचित वीर गाथाओं में चारण कवियों ने रासक शब्द का प्रयोग चरित्र काव्यों के लिए किया था। साथ ही यह भी उल्लेख है कि अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक छंद प्रचलित रहा है, जिसे रासक छंद कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दो बातें कही हैं कि एक तो चारण कवियों ने अपने चरित्र नायकों के वर्णन करने के लिए रासक शब्द का प्रयोग किया है, दूसरे अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक छंद प्रचलित है जिसका नाम रासक है। रासक काव्य उन काव्यों को कहा जाता है जिसमें रासक छंद की प्रधानता थी। आगे चलकर रासक काव्य ऐसी रचनाओं को कहने लगे जिसमें किसी भी गेय छंद का प्रयोग हो गया हो। प्रारंभ में हम देखते हैं कि रासक शब्द केवल प्रेम परक रचनाओं में ही प्रयुक्त किया जाता था, परंतु कालांतर में धीरे धीरे वीर रस युक्त रचनाएं भी इसी छंद में मिली जाने लगी। रासक शब्द से रासों की व्युत्पत्ति को हम कुछ निम्न क्रम में दिखा सकते हैं, जैसे रासक, फिर फिर राशा और रासो। रासक, रासक से रासा, फिर रासा से रासा, फिर उसके बाद रासो शब्द बना। इसके अंतर्गत प्राकृत से अपहरण के विकास के दौरान यह शब्द राजस्थान पहुंचा, तो वहाँ की लोक भाषा की जो ओकारांत मतलब ओ को ओ बोलने की जो प्रवृत्ति थी,
इसे रासो बना दिया। इस रासक में चूंकि वीरता पूर्वक रचनाएं अधिक हुई हैं, प्रेम पूर्वक भी हुई, प्रेम वर्णन भी हुआ है, धार्मिक ग्रंथों के ऊपर भी रासों का वर्णन हुआ है, धार्मिक ग्रंथ के रूप में भी, लेकिन इसमें क्या है, वीरतापूर्ण रचनाएं अधिक हुई हैं। अगर हम देखते हैं कि वीरतापूर्ण रचनाओं के अंत में रासो शब्द का प्रयोग होने लगा, जैसे पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, परमाल रासो आदि। लेकिन इस पूरी परंपरा में कुछ आरंभिक रचनाएं भी थी जो न तो जैन कवियों ने लिखी थी और न ही राजस्थान के किसी क्षेत्र से आई थी। ऐसी रचनाओं में प्राय रासक शब्द का प्रयोग हुआ, जिनमें सबसे प्रमुख अद्यमान अब्दुल रहमान की रचना स्नेह रासक मतलब संदेश रासक है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि रासो व रासक परंपराएं मूलतः अलग अलग नहीं है, एक ही है। वह स्थान व समय के अंतराल से इनके नामकरण में हमें भेद दिखाई देता है। मतलब रासो, रासक या रासक परंपराएं हैं, कुछ लोग कहते हैं ये अलग अलग हैं, ये मूलतः एक ही परंपरा है। समय, स्थान तथा भाषा की वजह से इनके नामकरण में हमें अंतर दिखाई देता है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी आचार्य द्विवेदी जी के मत का समर्थन किया है। अतः यही मत हमें मान है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासक छंद से हुई है, जो कि काव्य का एक भेद भी है। रासो काव्य परंपरा में डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी रासो काव्य परंपरा को दो वर्गों में विभाजित कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने पहले नंबर पर धार्मिक रास काव्य परंपरा रखा, दूसरे नंबर पर गुप्त जी ने ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा रखी है। तो धार्मिक रास परंपरा के अंतर्गत हम उन ग्रंथों को लिया जा सकता है जो जैन कवियों द्वारा लिखे गए हैं और जिनमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र नायक बनाया गया है। क्योंकि जैन धर्म में जो जैनियों ने जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उन्होंने जो अपने रासक के जो चरित्र नायक है मतलब बनाए हैं, उन्होंने अपने धर्मायुओं को ही बनाया है, अपने धर्म गुरुओं को ही ज्यादातर बनाया है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने मुनि शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वरी बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम रासक काव्य बताया है। इसी परंपरा में कुछ ग्रंथ भी आते हैं, जैसे बुद्धि रास कवि आसगु ने लिखा है, चंदन वाला रास आसगु कवि ने लिखा है, पंच पांडव चरित्र रास शालिभद्र सूरी का है, नेमिनाथ रास सुमति गुण का है, गौतम स्वामी रास उदयवंत का है, स्थूलीबद्ध रास जिनधर्म सूरी के हैं। इन सभी कृतिकारों ने जो ये रचनाकार हैं, इन्होंने अपनी रचना का उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना माना है। मतलब इन्होंने जितने भी रासक लिखे हैं, उसके आधार पर उन्होंने अपने धर्मों के तत्वों का निरूपण किया है। इनके कथानक का स्रोत जैन पुराण है तथा इनमें प्रबंध शैली का निर्वहन सफलतापूर्वक किया गया है। छंदों की भी विविधता में इन रासक काव्यों की प्रमुख विशेषता, मतलब छंदों की जो विविधता है, छंदों के अलग अलग प्रकार है, वो हम इन रासक काव्यों में देखते हैं। दूसरे नंबर पे आता है ऐतिहासिक रासो। ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत हम उन ग्रंथों को लेते हैं जिन्हें वास्तविक रूप से आदिकालीन हिंदी रासो काव्य परंपरा में स्थान दिया जा सकता है। जो चारण कवियों द्वारा रचित वीर गाथा काव्य इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। हिंदी रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले कुछ रासो ग्रंथों के नाम, जैसे विशलदेव रासो जो संवत 1212 में आया था, इसके लेखक नरपति नालय हैं। पृथ्वीराज रासो 1343 ईस्वी में आया, इसके रचयिता चंद्रवरदाई हैं। परमाल रासो के रचयिता जगनिक है। बुद्धि रासो के रचयिता जलहड़ है। विजय पाल रासो जो 16वीं सदी में आया, के रचयिता नंद सिंह है। हमीर रासो 1375 ईस्वी में आया, शारंगधर ने इसकी रचना की। कुमार रासो 1729 ईस्वी, जिसकी रचना दलपति विजय ने की है। हम देखते हैं कि ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत ज्यादातर प्राय ऐसे काव्य आते हैं जो राजाश्रित थे, मतलब जो
काव्य जिन रचनाकारों ने काव्य रखे हैं वो किसी न किसी राजा के यहाँ दरबारी कवि थे, और जिनका उद्देश्य क्या था, अपने आश्रयदाता मतलब जो अपने राजा हैं उनके शौर्य तथा ऐश्वर्य की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करना था। यद्यपि इन ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख है, परंतु जो हम ऐतिहासिक तत्व देखते हैं उसमें इसका अभाव है और कल्पना की प्रचुरता दिखाई देती है। जब हम इन रासो ग्रंथों को पढ़ते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें ऐतिहासिक तत्व तो है, नाम ले रखा है, समय ले रखा है, सब कुछ, लेकिन उसमें क्या है, ऐतिहासिकता का अभाव हमें देखने को मिलता है, और कल्पना की जो मात्रा है वो कहीं कहीं तो इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण है कि ऐसा हमें उस पर संदेह पैदा हो जाता है। इन रचनाओं में पात्रों का जो चित्रण किया गया है तथा उनके क्रियाकलापों का जो वर्णन किया है उसमें हमें सामंती जीवन की पूरी झलक मिलती है। सामंती जीवन मतलब राजाशाही जीवन की पूरी झलक देखने को मिलती है। वीर एवं श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति इन रासो ग्रंथ में प्रधान रूप से हुई है। कला पक्ष की दृष्टि से इस परंपरा के कवियों ने अलंकार, मोह एवं पुरानी छंदों का प्रयोग करने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। मतलब कला पक्ष की दृष्टि से हम देखेंगे तो इन कवियों में भी अलंकार का मोह था, अलंकारों का बखूबी प्रयोग किया है, अलग अलग प्रकार के छंदों में भी लिखा है। पुरानी राजस्थानी एवं अपभ्रंश मिश्रित ब्रजभाषा अर्थात डिंगल का प्रयोग भी रासो काव्य में हुआ है। वीर रस की सहज अभिव्यक्ति मध्यकालीन सामंती जीवन की यथार्थ चित्रण की दृष्टि से हम देखते हैं कि रासो काव्य परंपरा के ग्रंथ महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। अब अपना आता है इसमें रासो में, जैसे हम रासो काव्यों का वर्गीकरण करें, अगली हेडिंग हम जैसे डालेंगे कि रासो काव्यों का वर्गीकरण। तो रासो काव्य धारा में 3 तरह के ग्रंथ देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वीरता प्रधान, जो हमने बताया था, गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार उन्होंने धार्मिक आधार पर बांटे थे और ऐतिहासिक आधार पर बांटे थे। तो ऐसे ही रासो काव्य में सर्वमत से 3 तरह के ग्रंथ देखने को मिलते हैं। इसमें वीरता प्रधान, श्रृंगार प्रधान एवं उपदेश प्रधान ग्रंथ आते हैं। चारण व भाट कवियों द्वारा रचित वीर काव्यों के अतिरिक्त श्रृंगार प्रधान व वीरता प्रधान की रचनाएं हमें रासो काव्य में देखने को मिलती हैं। वीरता प्रधान रासो काव्यों में वीर रस अंगी रस है, मतलब प्रधान रस है, और संयोग श्रृंगार गौण रस है, मतलब संयोग श्रृंगार का जो है वो गौण है। इसमें चारण कवियों ने आश्रयदाताओं की प्रशंसा हेतु अतिशयोक्तिपूर्ण काव्य लिखे हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है, हमीर रासो चालंगधर का है, खोमाण रासो दलपति विजयपाल रासो नल्ले सिंह का है। अब दूसरे नंबर पे आता है श्रृंगार परक रासो। श्रृंगार परक रासो में अंगी रस क्या है, श्रृंगार है, क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है। वीर प्रधान रासो में वीर रस अंगी प्रधान है और श्रृंगार परक रासो में श्रृंगार रस प्रधान है। इसमें श्रृंगार के संयोग व वियोग दोनों पक्षों का चित्रण है। अब्दुल रहमान का जैसे संदेश रासक व नल्ले सिंह नाले का विशल देव रासो उल्लेखनीय श्रृंगार प्रधान काव्य ग्रंथ है। इन दोनों में ही विरह तत्व प्रबल रूप से हम देखते हैं। तीसरे नंबर पर धार्मिक रासो। तो धार्मिक रासो काव्य की रचना हम जानते हैं जैन कवियों द्वारा अपने धर्म व उपदेश का प्रचार करने के लिए की गई थी। इसमें जिनदत्त सूरी रचित उपदेश रसायन रास, शालीबद्ध सूरी कृत भट्टेश्वर बाहुबली रास तथा आशुवरी कृत चंदन वाला रास प्रमुख रूप से उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। अब आता है रासो की काव्य। अब अगली हेडिंग हमारी बनती है रासो काव्यों की भाषा। तो रासो जो ग्रंथ लिखे गए थे उनकी भाषा क्या थी। तो रासो काव्यों की भाषा का जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसके कई आधार हमें प्राप्त होते हैं। क्योंकि रासो साहित्य का क्षेत्र व काल अत्यंत व्यापक रहा है, यह इस आधार पर हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं, कालगत आधार तथा प्रगतिगत आधार। किसी भी चीज को भागों में या बिंदुओं में बांटने पर
हमें उस चीज को डिस्क्राइब करने में सुविधा हो जाती है। तो हम रासों की भाषा को हम दो भागों में कालगत आधार तथा प्रवृत्तिगत आधार पर बांट सकते हैं। तो कालगत आधार पर सबसे पहले आता है कालगत आधार। तो कालगत परिक्षेप में रासो काव्यों की भाषा में 2-3 ऐतिहासिक चरण दृष्टवत होते हैं हमें, जिनमें सबसे पहले प्राचीन जैन कवियों की उन रचनाओं की भाषा है जिसके अंत में रासस शब्द जुड़ा हुआ है। इन रचनाओं की भाषा को प्राकृत भाष अपभ्रंश कहते हैं, अर्थात ऐसी भाषा जो है तो अपभ्रंश किंतु प्राकृत जैसी प्रतीत होती है। मतलब जो भाषा है तो अपभ्रंश, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो वो कैसा प्रतीत होता है, जैसे प्राकृत भाषा है। दूसरा चरण उन रचनाओं का है जिन्हें आरंभिक अपभ्रंश की रचना माना जा सकता है, जैसे संदेश राशक। तीसरा चरण उन रचनाओं का है जिनकी भाषा को हम कहीं कहीं परवर्ती अपभ्रंश व कहीं कहीं परनिष्ठ अपभ्रंश कहते हैं। अंतिम चरण वहां दिखाई देता है जहां रासो काव्यों की भाषा पुरानी हिंदी के समान हो जाती है, वह कहीं कहीं तो वर्तमान हिंदी जैसी दिखाई देती है। जैसे हम परमाल रासों का एक उदाहरण देखते हैं, उसमें 12 बरस लो कूकर जिए, 12 बरस लो कूकर जिए और 13 लो जिए सयार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो हम ये वाली बात पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है ये तो वर्तमान हिंदी की तरह है। तो भाषा समय समय के हिसाब से परिवर्तित तो होती रहती है। प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, फिर उससे पुरानी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी की तरह हमें कहीं कहीं भाषा दिखाई देती है। अब दूसरे भाग में आता है प्रवृत्तिगत या स्थानगत का, मतलब स्थान के आधार पर। तो प्रवृत्तिगत या स्थान के आधार पर हम देखते हैं तो रासो काव्य की भाषा को 2 वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला भाग डिंगल और दूसरा भाग पिंगल। डिंगल शैली भाषा जो है वो प्राय ओजगुण प्रधान शैली है, जो मुख्यतः वीरता परक रासो काव्य जैसे परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो आदि में हम देखते हैं। मतलब जो वीरता परक रचनाएं होंगी तो उसमें श्रृंगार से संबंधित तो भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वहां तो वीरता युक्त भाषा तथा शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो जो डिंगल भाषा है वो अधिकतर वीरता प्रमुख काव्यों में रासों में ली गई है, जबकि पिंगल का अर्थ श्रृंगार व प्रेम हेतु प्रयुक्त कोमल व व्याकरण सम्मत व्यवस्थित भाषा से है, जिसका प्रयोग मुख्यतः मध्य देश में व श्रृंगार प्रधान रासो काव्य में हुआ है, जैसे बीशलदेव रासों में। ऐसा ही नहीं है कि एक रासो काव्य में दोनों शैलियों का समन्वय मिलता है। युद्ध आदि के प्रसंगों में हम डिंगल भाषा को लेते हैं तथा श्रृंगार आदि के प्रसंग में हम पिंगल भाषा। मतलब ऐसा नहीं कि कह सकते हैं कि एक ही भाषा एक रासों में लिखी गई है, दोनों भाषाओं का प्रयोग होता रहा। जहाँ युद्धों का वर्णन है वहाँ हमने डिंगल भाषा ले ली, और जहाँ प्रेम परक चीजें आई हैं, श्रृंगार का वर्णन है, वहाँ हमने पिंगल भाषा ले ली। अब आते हैं कुछ प्रमुख रासो काव्य, जैसे विशलदेव रासो। तो विशलदेव रासो के रचयिता किसको माना जाता है? नरपति नालय को। यह ग्रंथ इस ग्रंथ की रचना संवत 1212 विक्रमी में हुई थी। इस ग्रंथ के चरित्र नायक में विग्रह राज चतुर्थ एवं एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। अन्य रासो काव्य की भांति इसमें भी अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां हैं, जो यह प्रमाणित करती हैं कि इस ग्रंथ में इतिहास के तत्व कम है तथा कल्पना तत्व की प्रचुरता इसमें है। विशलदेव रासो जो है, यद्यपि इसकी रचना आदिकाल में हुई है, तथापि यह अन्य रासो काव्यों की भांति वीरतात्मक कृति न होकर एक ब्रह काव्य है, जिसका मूल रूप गे काव्य का है। ये काव्य के होने के कारण इसका स्वरूप भी परिवर्तित होता चला। ये मतलब गा के सुनाने में तो इसका क्या है, स्वरूप भी परिवर्तित होता चला गया, क्योंकि लेखक ने कुछ और लिखा, फिर धीरे धीरे गाते गाते इधर उधर फैलते समय के हिसाब से इसके रूप में परिवर्तन हमें दिखाई देता है। विशलदेव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ कृति है, जिसको 4 खंडों में विभक्त किया गया है। इसमें अजमेर के राजा विग्रह राज चतुर्थी का परमाल वंशीय राजा भोज की कन्या राजमती से विवाह दिखाया गया है।
द्वितीय खंड में क्या होता है, रानी के व्यंग से रूठ कर राजा उड़ीसा चले जाते हैं। वहां की कथा है, 12 वर्ष तक विशल देव उड़ीसा में रहता है और उसके बाद विरह में रानी राजमती अत्यधिक वेदना का अनुभव करती है। रानी का यह विरह वृतांत तृतीय खंड में हम देखते हैं। चतुर्थ खंड में इन दोनों का पुनः मिलन हो जाता है। इस प्रकार विशल देव रासो में 125 छंदों की एक प्रेम परक रचना मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशल देव रासो की भाषा को राजस्थानी माना है, जिसका व्याकरण अपभ्रंश के अनुरूप है। दूसरे नंबर पे हम पृथ्वीराज रासो रखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो का हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसकी रचना पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न मित्र एवं दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने की थी। रासों की प्रामाणिकता में के विषय में भी भिन्न अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग इन्हें प्रामाणिक मानते हैं, कुछ विद्वान इन्हें अर्धप्रामाणिक मानते हैं, कुछ विद्वान इन्हें अप्रामाणिक मानते हैं। तो अप्रामाणिक मानते हैं, अप्रामाणिक रचना स्वीकार करते हैं। इस वर्ग के विद्वानों में प्रमुख रासों की प्रामाणिकता के विषय में पर्याप्त विवाद है। विद्वानों का एक वर्ग इसे पूर्णतः अप्रामाणिक रचना स्वीकार करता है। इस वर्ग के विद्वानों में हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर बुलर, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा आते हैं। दूसरे वर्ग में वे विद्वान आते हैं जो रासों को प्रामाणिक रचना मानते हैं। इस वर्ग में डॉक्टर श्याम सुंदर दास का नाम आता है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का नाम आता है, मिश्रबंधुओं का नाम आता है, कर्नल टाट के नाम आते हैं। तृतीय वर्ग में वो विद्वान आते हैं जो रासों को अर्धप्रामाणिक मानते हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी एवं मुनिजन विजय। इसी वर्ग के विद्वान आते हैं जो रासों को अर्धप्रामाणिक रचना मानते हैं। पृथ्वीराज रासो जो है वो ऐतिहासिक चरित्र काव्य होने पर भी ऐतिहासिक तथ्यों से रहित है। इसमें कवि ने कल्पना एवं अतिशयोक्ति का प्रयोग अधिक किया है। परिणामतः इतिहास की रक्षा हम इसमें नहीं कर पाए हैं। रासों की प्रामाणिकता में संदेह है तथा उसका काव्य सौंदर्य अक्षुण्ण है। वीर एवं रसों की जैसी भव्य योजना इस विकासशील महाकाव्य में की गई है, वैसे बहुत कम ग्रंथों में हमें देखने को मिलती हैं। युद्धों के अंतर्गत वीर हृदय की उमंगों, रणबांकुरों के क्रियाकलापों का अत्यंत हृदयग्राही चित्रण, ओजपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है। अपने विशाल कलेवर में यह ग्रंथ ऐतिहासिक, पौराणिक एवं काल्पनिक प्रकृतियों को समाविष्ट किए हुए है तथा अपनी अद्भुत क्षमता एवं प्रकृति निरूपण, अलंकारों का सहज प्रयोग, छंदों की विविधता हम इस रासो काव्य में देखते हैं, जो इसको रासो काव्य परंपरा में सर्वोत्तम ग्रंथ सिद्ध करता है। अब आपका आता है चौथे नंबर पे परमाल रासो। तो परमाल रासो का रचयिता कवि जगनिक है, जिसे चंदेल वंशी राजा परमर्दी देव का राजदरबारी कवि माना जाता है। आल्हा और ऊदल नामक इस रासो में आल्हा और ऊदल नामक दो क्षत्रिय सामंतों की वीरता का वर्णन किया गया है। उत्तर प्रदेश में इसे आल्हा या आलाखंड के नाम से जानते हैं। अपनी गेयता के कारण अब तक लोक काव्य के रूप में ये समाहित है, मतलब ये गेय अपने गेय पद में है और जगह जगह इसको गाया जाता है। इस वजह से वो अभी भी लोक काव्य मतलब लोक साहित्य में अपनी पैठ जमाए हुए है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई देते हैं। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। मतलब उनका मानना ये है कि जो जगनिक द्वारा परमाल रासो लिखा गया है वो कहीं खो गया है। सिर्फ अब जो लोक भाषा में धीरे धीरे प्रचलित है तो वह एक गूंज मात्र है, मतलब चीजें तो वहां से ली गई है लेकिन उसके जो मूल शब्द हैं वो कहीं ना कहीं चले गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है कि जगनिक के मूल काव्य का क्या रूप था यह कहना कठिन है। अनुमानतः इस संग्रह का वीरत्वपूर्ण स्वर तो सुरक्षित है, लेकिन भाषा और कथानक में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो की तरह यह भी ग्रंथ अप्रामाणिक है। परमाल रासो का रचना काल 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना गया है। वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप इस ग्रंथ में मिलता है वैसे हम कहीं और नहीं देखते। भावों के अनुरूप भाषाओं का प्रयोग किया गया है। आलाखंड नाम से
चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम इसका प्रकाशन कराया था, जिसके आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमार रासों का पाठ निर्धारित कर उसे नागरिक प्रचारणी सभा में प्रकाशित करवाया था। यह कृति सर्वथा अप्रमाणित नहीं है, तथापि अपनी वीरता, वीर रस की मार्मिक अभिव्यक्ति के कारण आदिकाल में इसका उल्लेखनीय स्थान है। अब चौथे नंबर पे आता है आपका खुमान रासो। खुमान रासो का रचयिता दलपति विजय नामक कवि माना जाता है। इस ग्रंथ का चरित्र नायक मेवाड़ का राजा खुमान द्वितीय है। अन्य रासो काव्य की भांति इसका रचना काल भी संदिग्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 9वीं शती माना है। मोतीलाल मैनारिया ने 7वीं शती बताया है इसका रचना काल। आचार्य शुक्ल के ही मत के अनुसार हम इसे 9वीं शताब्दी का मानते हैं। आदिकालीन हिंदी का स्वरूप इसमें हमें सुरक्षित देखने को मिलता है। इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति जो है आज भी पूना संग्रहालय में उपलब्ध है। ग्रंथ की रचना में लगभग 5000 छंदों का प्रयोग किया है। खुमान रासों में 5000 छंदों का प्रयोग किया गया है। वस्तु वर्णन के अंतर्गत नायिका भेद, सज ऋतु वर्णन का समावेश भी इसमें किया गया है। वीर रस ही ग्रंथ का प्रधान रस है, तथापि श्रृंगार के मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी चित्र भी हमें इस ग्रंथ में दिखाई देते हैं। अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियों को समाविष्ट किए हुए इस ग्रंथ के विविध छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। ऐसे ही अन्य रासों में जैसे विजयपाल रासो अपभ्रंश भाषा में रचित है। ऐसे कई आदिकालीन रासो साहित्य भी प्रमाणिकता पर भले ही प्रश्न चिन्ह लगाया जाए, किंतु इन काव्य ग्रंथों का जो काव्य सौष्ठव है, जो इसमें ओजपूर्ण अभिव्यक्ति है, वैसी हमें अन्य साहित्य में नहीं दिखाई देती। तत्कालीन भाषा के स्वरूप को समझने के लिए इन रासो ग्रंथों की उपादेयता से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब रासो ग्रंथ जो हैं वो अपने आप में अपने समय की एक विशिष्ट शैली तथा भाषा के लिए प्रसिद्ध हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं अपनी प्रामाणिकता दर्शाते हैं। तो जी धन्यवाद। ये सारी चीजें मैंने डॉक्टर नगेन सिंह, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त की किताबों से अपने नोट्स बनाए हैं और आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।